आज के इस डिजिधन कैंप में आज इस कार्यक्रम के संयोजक मेरे दोस्त और कैट के चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री हरीश गर्ग जी, नाइलेट जो इस क्षेत्र में इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वर्क के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम शर्मा जी, एडिशनल डायरेक्टर संजय शर्मा और एडिशनल डायरेक्टर मिसेस सुनीता गोयल जी, यहाँ पर उपस्थित दोस्तों, भाई और बहनों, मैं बड़े ध्यान से आज की इस वर्किंग के बारे में सुन रहा था और आपकी जो ये बुकलेट आपने बनाई है, मैं इसको भी देख रहा था। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे देखने से लग रहा है कि सब लोग हिंदी समझ लेंगे, और हिंदुस्तानी जो माइंड है, चाहे वो इंग्लिश बोल के इम्प्रेस जरूर करने की कोशिश करता है, लेकिन सोचता ज़रूर हिंदी में है, फिर उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलता है। तो मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टली वही भाषा इस्तेमाल करूं जो मैं आपके दिल के साथ जो डायरेक्टली टच कर सके। तो मुझे लगता है कि, और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं कहीं आप ये ना समझना मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकता। यहीं CII में कई बार डिफरेंट गैदरिंग होती है, तो फॉरेनर्स होते हैं, तो इंग्लिश का भी इस्तेमाल करना है। लैंग्वेज वो होती है जिसको हम डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश कर सकें। आई थिंक दैट इज़ द लैंग्वेज। सो लैंग्वेज ऑफ हार्ट इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। तो हार्ट की लैंग्वेज जो हमारी है वो हिंदी ही है। तो मुझे लगता है कि कोई भी विषय को आप समझाने से पहले अगर आपकी भाषा, आपका तरीका सरल होगा तो समझने में और भी आसानी हो। ये क्यों हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं? एक बचपन में एक कहावत पढ़ते थे, चेंज इज द एसेंस ऑफ लाइफ, चेंज इज परमानेंट। बदलाव ही जीवन है, इसको ऐसे एस्टेब्लिश किया जाता था। देखिए कोई एक समय आया पीछे लगभग 8-10 साल में कि जिसमें भ्रष्टाचार, करप्शन का इतना विराट रूप हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने देखा, और एक दुनिया के लोगों ने भी हिंदुस्तान को एक करप्ट देश की तरफ देखना शुरू कर दिया। आम जनता की एक ये फीलिंग थी कि हमें करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जब तब की सरकार उस चीज के बदलाव को, लोगों के पल्स को सेंसिटाइज नहीं कर पाई, समझ नहीं पाई, तो जनता ने सरकार को बदल दिया। ये बदलाव का एक सबसे बड़ा एक उदाहरण है। और सरकार बदल गई, और जो नई सरकार आई, सबसे अधिक अगर किसी ने सवाल पूछा इस सरकार से वर्किंग का, तो यही पूछा कि भाई आप किस तरीके से इस देश को करप्शन से निजात दिला सकते। अब यहां से शुरू होती है हमारी डिजिटल यात्रा। मैं इसलिए आपको ये बैकग्राउंड दे रहा हूं क्योंकि पता भी सबको होगा, ध्यान भी सबको होगा, लेकिन शायद ये चीज को आप उस ढंग से लिंक नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों डिजिटल? कोई आदमी पूछता है कि भाई इतने साल से हम पैसे कैश ही दे रहे थे, क्या फर्क पड़ता है, हमने कैश दे दिया तो। लेकिन आज जनता चाहती है, जो हमारा खास तौर के ऊपर जो युवा पीढ़ी है, जो आज की डेट में जो 30 साल की उम्र से कम है, दुनिया के अंदर मैक्सिमम लोग हैं तो ह्यूमन रिसोर्स के 35 साल से नीचे के, तो वो हिंदुस्तान के पास हैं। वी आर द नेट सप्लायर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू द वर्ल्ड। तो
आज उनकी इच्छा क्या है? वो चाहते हैं कि हम दुनिया से आगे बढ़ सकें, दुनिया को लीड कर सकें, दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश कर सकें। वहां से ये बदलाव की यात्रा शुरू होती है। और इस बदलाव की यात्रा को जब सेंसिटाइज किया तो उसमें ये सरकार ने जब मई 2014 में कार्यभार संभाला तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक भाषण दिया जिसके अंदर जनधन योजना को मेंशन किया। शायद जो सब लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको जनधन योजना ने शायद इफेक्ट ना किया हो, लेकिन मेरे मित्र हरिशंकर मिश्रा यहाँ बैठे हैं जो एक कॉलोनी के एरिया से आते हैं। अगर आप इनसे पूछकर देखेंगे तो ये आपको बताएंगे कि हमने इकट्ठे मिलके जनधन योजना के कैंप लगाए थे और वो कैंप लगा के एक एक कॉलोनी में जब गए तो हजारों लोगों ने जीरो बैलेंस का खाता खोला था। ये एक शुरुआत थी, लेकिन कुछ लोग जो हैं ज्यादा पढ़े लिखे या शहरों के रहने वाले या ज्यादा जो जिसको मनीड कह सकते हैं, वो सोचते थे कि भैया ये जीरो बैलेंस खाते की जरूरत क्या है। क्योंकि आप अंदाजा लगाएं, जब आप बैंक के पास जाते थे तो बैंक कहता था कि आप 10,000 रुपए खाते में रखोगे तो मैं खाता खोलूंगा, वरना मैं खाता नहीं खोलूंगा। तो जो गरीब आदमी होता था वो सोचता था, क्योंकि उसका तो बजट ही महीने का 4-5 हजार से शुरू होके 8,000 तक खत्म हो जाता है और उसको तो अगले महीने की जो काम करके ही उसने अपना घर चलाना है, तो वो कहाँ पे रखता पैसे। तो वहां से उसको एक जीरो बैलेंस अकाउंट दिया गया। उसको देने का एक बैकग्राउंड क्या थी कि आज देखा जाए तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये चीज आ गई कि उस दिन से शुरू होकर आज 23 करोड़ लोगों ने जीरो बैलेंस का खाता खोल लिया। क्या यहां बैठा कोई व्यक्ति ये अंदाजा लगा सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग ऐसे थे कि जिनका खाता ही नहीं था बैंक में? शायद हम लोग भी अपने घरों में बैठ के इसका अंदाजा नहीं लगा सकते थे, जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो अंदाजा लगा लिया था। उन्होंने कहा कि जब तक ये लोगों को मैं एक बैंकिंग सुविधा में नहीं लाता तब तक मैं उनको डिजिटल क्या सिखाऊंगा। आज आप अगर आप सोचिए कि किसी के पास वो बैंक का खाता ही नहीं है, आप ऐसा एक सेमिनार लगा के उसको बोलिए भाई साहब आप यूपीआई करिए, वो पूछेगा आपसे यूपीआई क्या होता है। वो आप भीम ऐप, तो वो उसको महाभारत का भीम याद आएगा, उसको भीम ऐप समझ नहीं आएगी, वो क्या करेगा। तो इसलिए उसको ये लाने के लिए, उस प्रोसेस पे लाने के लिए पहले उसको बैंकिंग से लिंक करना अति आवश्यक था। तो बैंकिंग से लिंक किया उसको। अब आप सोचिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आया कि जैसे बैंकिंग से उसको लिंक किया तो वो व्यक्ति ने उसको लगा कि भाई मैं आज बैंक में मेरा खाता हो गया। बैंक में खाता होने से उसको एक रुपया कार्ड जो है वो दिया। मेरे कुछ दोस्त बैंकर हैं, शायद यहां पर भी कोई बैंकर बैठे हों, बैठे हैं, पीएनबी के लोग बैठे हैं। मेरे कुछ बैंकर दोस्त उस समय मेरे से उन्होंने बात करी और उन्होंने कहा, कहते भाई साहब ये देखो सरकार ने रुपया कार्ड लिया है जी, देखो इसमें वो जीरो बैलेंस है जी, मिलता हमें कुछ नहीं है, एक खाते के ऊपर 25 रुपए लग जाते हैं, 25 रुपए भी हमको कमाई नहीं होती है। अब बताइए हम इसको कैसे चलाएं। ये बैंकर्स की एक समस्या थी, शायद मेरे बैंकर दोस्त इससे माने। हमने वित्त मंत्री जी से बात करी कि जी ऐसे ये बैंकर लोग ये परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया कि जितने हमारी बैंक्स हैं
जब तक हम अपने देश में पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते, अंत्योदय नहीं कर सकते, तब तक इस बैंकिंग के अंदर कमाई करने का कोई लाभ नहीं है। मुझे सबसे आखिरी बंदे तक बैंकिंग को पहुंचाना है, चाहे उसके लिए पैसे भी खर्चने पड़े। अब आप समझिए कि ये मैं आपको पूरी उसकी ट्रांजिशन से ले जा रहा हूं कि आपको प्रोसेस समझ आना चाहिए ये क्यों हुआ। क्योंकि मैं देख रहा था, मैं अभी बात भी कर रहा था शर्मा जी से भी और हरीश जी से भी, कि मुझे लग रहा है कि जो यहां बैठे लोग हैं उनको नॉलेज इन चीजों की काफी है। और आपके ऑफिसर्स मेरे को लग रहे हैं जो उन्होंने गले में नीले रंग का तगमा डाला हुआ है, तो मैं समझ रहा था कि ये नाइलिट के ही ऑफिसर्स लग रहे हैं, तो उनकी भी नॉलेज बेस अगर उनको नहीं मालूम होगा तो किसको होगा। दूसरे मेरे कई साथी जो बिजनेस कम्युनिटी से, ट्रेडिंग कम्युनिटी से आते हैं, उनको भी है। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे लगता है जो मैं कह रहा हूं कि शायद ये आपको पता नहीं कि इसको लिंक कैसे किया जा रहा है। सो इसकी बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है। तो रुपया कार्ड आया तो भाई साहब एक रिक्शा वाला मेरे को मिला। वो रिक्शा वाला एक दुकान पे जाकर उसने रुपया कार्ड जब निकाला और वहां उसने ब्रेड खरीदी अपने परिवार के लिए, शायद कोई 30, 40, 50 रुपए की पेमेंट करनी होगी उसने, और उसने कार्ड निकाला। वो कार्ड निकाला तो उसने पेमेंट करी। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये कैसा लग रहा है? कहता जी हमको तो अमीर आदमी बना दिया जी बैंक ने। आज हम भी देखिए जैसे आप लोग वो फटाफट कार्ड निकालते हैं वो करते हैं, आज हम भी अपने कार्ड के साथ पेमेंट कर सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं उस रिक्शा वाले का कि जिसने रुपया कार्ड के साथ 50 रुपए की पेमेंट करी हो। आप सबने शायद 500, 1000, 2000, 10,000 की पेमेंट्स करी होगी, लेकिन आप अंदाजा लगाएं जब वो व्यक्ति इस सिस्टम के साथ जुड़ता है तब भारत का उदय होता है, तब इंडिया आगे बढ़ता है, तब देश आगे बढ़ता है। अब आप देखिए कि मुझे उन लोगों की तलाश है कि जिनके पास ये सिस्टम नहीं है, उनसे लिंक करना। आज आप देखिए कि वहां से ये ट्रांजिशन शुरू हुई। एक क्षेत्र में गए, हमारे मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने अपना खुद ये हमें बताया कि एक क्षेत्र में गए और वहां पर जो ये पेंशन दी जाती है, तो पेंशन को जो सीधा डिजिटल उसको खाते में ट्रांसफर करने की बात हुई। तो एक गांव में गए तो उधर जो इंफॉर्मेशन सारी निकाली तो उसमें आया कि इस गांव में कोई लगभग 20 लोग हैं जो 100 साल से ज़्यादा की उम्र के। टोटल कोई 100 लोगों को पेंशन मिलती थी वहाँ उस गांव में। तो उन्होंने कहा कि यार भाई आपके गांव में बड़ी अच्छी यहाँ की जो स्वास्थ्य है कि 20 लोग आपके 100 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, तो आज उन सबको बुलाइए, हम एक बार ये लास्ट टाइम ऐसे पेंशन दे रहे हैं, इसके बाद पेंशन खाते में जाएगी। तो उनके जब वो पता किया गया तो 20 के 20 लोग को स्वर्ग सिधारे हुए 200 साल हो गए थे, लेकिन खाते के अंदर वो चल रहा था। सरकार पेंशन भेजती थी, पेंशन अकाउंट के जरिए वो आती थी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के जरिए। आदमी जाता था घर में, आधे पैसे घर वाले को देता होगा, आधे पैसे वो कहीं अपने पास रखता होगा, क्या करता था गॉड नोज। लेकिन जो वो पैसा जाता था सरकार से, वो किसका था? आपका पैसा कहीं ना कहीं कटता है। आप कहीं सेल टैक्स पे करते हो, जो भी चीज़ खरीदते हो, अब तो जीएसटी आ जाएगी। आप कहीं इनकम टैक्स देते हैं, कहीं कोई आप एक्साइज पे करते हैं। आफ्टर ऑल वी आर ऑल टैक्स पेयर्स।
कहीं आप सैलरी में से आपके पैसे कटते होंगे। जब वो वहां लूट हो रही है तो हम यहां बैठे हुए हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो लूट कहां हो रही। कईयों के गुजरात ने पहली बार राशन कार्ड को डिजिटाइज किया, और ये गुजरात के वहाँ के ऑफिसर ने मेरे को ये बात वहाँ से बताई कि 1,20,00,000 लोग थे जो राशन कार्ड से जिनको वो मिलता था सब कुछ। तो जैसे उसको डिजिटाइज किया, उसका बायोमेट्रिक्स किया, तो वो उसके साथ वो 80 लाख रह गए। जैसे कोई किसी का नाम रमेश कुमार शर्मा है, तो वो एक है नाम रमेश कुमार, एक है रमेश शर्मा, एक है रमेश कुमार शर्मा, एक है रमेश। वो सेम व्यक्ति जो है 4 जगह के ऊपर वो अपने अकाउंट से वो विड्रॉ कर रहा है, जो किसी गरीब की मदद के लिए सरकार भेज रही। अब वो व्यक्ति जब ऐसे करता है तो वो कहीं चोरी होती है, वो कहीं उसको लेकर उसको ब्लैक में बेचता है या क्या करता है। तो ये आप अंदाजा लगाएं कि कितने लोगों का नंबर उसमें से कम हुआ। ये एक डिजिटल व्यवस्था की एक इंपॉर्टेंस है। हम कई बार जो हैं वो शहरी लोग ये समझते नहीं है कि यार ये क्यों इतना शोर मचा रहे हैं, ये डिजी मेला करना है या ऐसा करना है। आप सब लोग ने इतना ये सारा प्रयत्न किया, लेकिन ये प्रयत्न बिल्कुल जीरो हो जाएगा अगर आज आप सब लोग ये सोच के ना जाएं कि मुझे कम से कम 10 लोगों को इस व्यवस्था के साथ जोड़ना है। जिस दिन पहले दिन भीम ऐप आई, भीम ऐप आप सब लोग जानते होंगे, समझाने की तो आवश्यकता नहीं। किस किस के फोन पे है, जरा हाथ खड़ा कर दें, खड़ा कर दें हाथ जरा। लो शर्मा जी, ये तो अपने घर ही घट है। पंजाबी तो समझते ना है? नहीं, अब देखिए, हम लोग इस व्यवस्था को जितना समझते हैं शायद और कोई नहीं समझता। मैं सोचता हूं आप सब लोग एनलाइटेंड लोग हैं, मैं इसलिए ये कह रहा हूं, और मेरी एक्सपेक्टेशन भी आप लोगों से ज्यादा है। सपोजिंग मैं यही जाके बात में कॉलोनी के अपने भाइयों को बता रहा हूँगा, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी वहाँ से, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं है। आप लोगों को मालूम है। जिसने एक बार भगवान के दर्शन कर लिए हो ना, तो उसका दिल करता है कि मैं सारों को दर्शन करा दूँ। आप अंदाज़ा लगाएं, ये भी वही दर्शन के बराबर है। अगर आपने नहीं किए और आपका नायलिट का एक एक एम्प्लॉई अगर उसने अपने फ़ोन से वो नहीं किया, तो इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं हम पीछे रह रहे हैं। ये बुकलेट आपको छापने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका फैमिली, आपके बच्चे, मैं जिस दिन पहली बार किया तो मैं अपने घर गया तो मैंने बेटे को कहा, मैंने कहा बेटा अपने वो फ़ोन पे ज़रा भीम डाउनलोड करो। कहता जी उससे क्या होगा? मैं कहा तो डाउनलोड करेगा ना, मैं तेरे को 50 रुपये भेजूँगा। कहता था अच्छा। अब मैं आजकल 50 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है उस हिसाब से, लेकिन तो मैंने उसको कहा तो उसने डाउनलोड किया। मैंने 50 उसको भेजे पैसे रुपए। मैंने कहा अब तू मेरे को भेज। तो उसके हाथ से 2-3 ट्रांजैक्शंस हमने फैमिली के बीच में की और देखा कि उसको करने में शायद 3 या 4 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगा। 3 से 4 सेकंड। उसके बाद हमने अभी कोई 4 रोज पहले हमें कोई दिल्ली से एक चीज खरीदनी थी, तो वो कंपनी वाले ने कहा कि जी मुझे अभी पेमेंट दोगे तो मैं, संडे का दिन है, मैं अभी रिलीज कर पाऊंगा, हमें मंडे सुबह चाहिए थी। अब बताइए कि कौन सा मेथड है बैंकिंग का मेथड के जो उस समय पेमेंट कर सकता है, जो संडे शाम को। यहाँ बैठ के हमने फ़ोन से उसका नंबर लिया और यहाँ से हमने उसको पेमेंट करी और मंडे सुबेरे वो सामान मेरे पास पहुँच गया।
बैंक के एम्प्लॉय के पास जाना नहीं पड़ा, कागज़ चेक बुक का कागज़ यूज़ नहीं हुआ, चेक कहीं प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक को किसी ने देखा नहीं, जो जो सिग्नेचर हैं किसी ने टैली नहीं किए। कितनी सुविधा उसके अंदर बची होगी, कितना समय बचा होएगा, आप अंदाज़ा लगा के देखें। काम तो हो गया। अभी आरबीआई ने एक डेटा रिलीज़ किया थोड़े दिन पहले कि जब से ये डिमोनेटाइजेशन के बाद से, जब से वो कैश विड्रॉल ओपन हुए, तो जो पिछले जो उससे पहले का था 36,000 करोड़ रुपया कैश विड्रॉल होता था महीने में। और उन्होंने बताया कि आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन दिस अमाउंट हैज़ कम डाउन टू 24,000 करोड़। दैट मीन्स हमारा 1/3 कैश विड्रॉल कम हुआ। ये इस देश की जनता का विश्वास है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये चीज़ कम हुई है। आप सबके सहयोग से इसको हमें 5% पे लाना है। दुनिया के अंदर कैश ट्रांजैक्शन, जो लोग बाहर जाते हैं, दूसरे देशों के अंदर जाते हैं, आपने देखा होगा कि एक टैक्सी वाला भी आपसे जो है ना वो कैश नहीं लेता। वो भी आपसे वो कहेगा भाई साहब गिव मी योर क्रेडिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड लेके जाते हैं यहाँ से, वहाँ जाके सब हम लोग भी ठीक हो जाते हैं। ये अपने देश में थोड़ा सा अपनत्व ज़्यादा होता है ना, तो हम लोग उसको ऐसे यूज़ करते हो, कोई गल नहीं यार, इस तरह ही ले ला तू, कैश ले ला। अब देखिए, आपने किसी को साल पहले कुछ दिया हो, आपको याद तो नहीं होगा। बच्चे को पॉकेट मनी हो दी हो, बच्चा भी भूल जाएगा कन्वीनियंटली, और आप भी भूल गए होंगे कि आपने पिछली बार बर्थडे पे इतने पैसे दिए थे, भूल गए होंगे ना। और अगर आपको याद भी होगा तो बच्चा भूल जाएगा। अगर आपने उसको खाते से ट्रांसफ़र किए, ना वो भूलेगा ना आप भूलोगे, पूरा खाता निकाल के दिखा दोगे। फिर उसका फ़ायदा क्या कि आपने बच्चे को पैसे दिए, वो पैसे चोरी नहीं हो सकते। फ़ोन भी अगर चोरी हो जाए तो पैसे नहीं चोरी हो सकते। अब उसका तीसरा फ़ायदा क्या है कि चोरी, सेफ्टी तो चलो बच गई। अब आप जाते हैं किसी ऐसे ऑफिस में जहाँ पे कोई ऑफिसर आपसे अंडरहैंड मांगता है कुछ। अब ये बिजनेस वाले लोग तो बड़ी अच्छी तरह समझते हैं ये, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी चीज़ें प्रचलित हैं, तो आप उसको कहिए कि भाई साहब ठीक है, अपना बताइए खाता, मैं अभी ट्रांसफ़र कर दूंगा। वो लेगा आपसे? क्यों बच्चों, नहीं लेगा ना। तो देखो करप्शन कम होती है उससे। अगर ले लिया तो तब फंस गया है, नहीं लिया तो आप बच गए। तो दोनों तरफ से आपको उसका फ़ायदा होता है। और उसके साथ ही साथ आप देखिए कि रिकॉर्ड कंप्लीट आपके पास रहता है। आपको रात को भी आपको 10 बजे दिल करे कि अपने खाते में पैसे कितने हैं, कौन सी व्यवस्था है जो आपको बैंक वाला फ़ोन करके बता देगा? आप अगर डिजिटल पेमेंट्स आपने नहीं किया, या इंटरनेट अकाउंट नहीं किया, या भीम ऐप को लिंक नहीं किया, आपको कोई दुनिया की ताकत आपको आपका बैंक बैलेंस नहीं बता सकती। हम लोग उसको शाम को देखकर कर लेते हैं कि भी इतना हो गया, ये अकाउंट से ट्रांसफ़र हो गया, नहीं हो गया, पिछली ट्रांजैक्शंस नज़र आ जाती हैं। आपके हाथ में वो सारी ताकत। अभी आपने जो उसको लिंक कर दिया आधार कार्ड के साथ, ये चीज़ और समझने वाली है। आपका इंटरनेट नहीं चलता फ़ोन पे, आप अंदाज़ा लगाएं कि कल मेरे को कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई साहब ये चलता कैसे है, इंटरनेट भी नहीं चलता लेकिन ये पेमेंट हो जाती है। ये यूपीआई बेस्ड आपने निकाला है, आपके डिपार्टमेंट ने निकाला है। अगर आपका डिपार्टमेंट नहीं यूज़ करेगा, मुझे बताइए कि उसका फ़ायदा कैसे होगा? आपकी जितनी सैलरी पेमेंट है, आप बोलिए कि हमें उसी को सैलरी देनी है जिसके पास भीम ऐप है। शर्मा जी, ये महीना खत्म होएगा ना, तो जिदी नहीं हैगी ਉਹਨੂੰ सैलरी नहीं देनी, सारे आपे हो गए, साडा नंबर हो गया, ਤੁਹਾਡਾ काम हो गया। उसी के साथ
अब आपसे मैं कहता हूं, आप सब परिवार वाले हैं, आपके घर में बच्चों के मोबाइल तो सबके पास होगा यहां, बिना मोबाइल वाला तो कोई नहीं है भाई, है? मोबाइल को हम एक बड़ी ताकत महसूस करते हैं कि मेरे पास मोबाइल है, एंड वी फील कनेक्टेड कि मैं परिवार से सबसे कनेक्टेड हूं। मोबाइल के अलावा दूसरी सिक्योरिटी लेवल क्या है आपके पास? जेब में पैसे होना, ये दूसरी सिक्योरिटी है, इसके अलावा तो कोई और सिक्योरिटी नहीं है। तो ये सिक्योरिटी भी अगर आप उसके अंदर ले आते हो तो मुझे लगता है कि आप वहीं बैठे, आपने खरीदना है, रेलवे की टिकट खरीदनी है, आप फ़ोन से ही कर सकते हो, आपने जहाज़ की टिकट खरीदनी है वहीं से कर सकते हो, आपने शॉपिंग करनी है वहीं से कर सकते हो। हरीश जी ने बड़ा सुंदर बताया, हस्बैंड वाइफ वो बैठ के उन्होंने कर दिया। ये चेंजिंग टाइम है, और ये मैंने इनको कहा है कि अपने ट्रेडर्स भाइयों को बताएं। आज दुकान के अंदर 17 सेक्टर में हमारे कई दोस्त हैं, वो बताते हैं, एम आई क्रॉसिंग दी टाइम लिमिट? आप बता देना भाई, ना मेरा कोई पता नहीं, मैं चल ही जाऊँ। 17 सेक्टर में जो लोग जाते हैं वो लोग आपको बताएंगे कि 17 सेक्टर में फुटफॉल कम हो गई। ये सुना आपने फुटफॉल वर्ड? क्या फर्क होता है जी उसमें? क्योंकि लोग आज रीबॉक का जूता लेना है, आपको उस पर नजर आ रहा है, 2 जूते लोग उसमें से ऑर्डर कर देते हैं, एक फिट आ गया वो रख लिया, नहीं फिट आया दूसरा वापस भेज दिया, कलर पसंद आ गया रख लिया, नहीं पसंद आया वापस भेज दिया। आपके पास कोई चार्जेस नहीं है, मार्केट के रेट से आपको 10% 15% कम मिल रहा है, मोबाइल फोन जो है आपको उसी के ऊपर मिल रहे हैं। तो आप जितना समय आने जाने में लगाओगे वो समय की भी आपकी बचत है। लेकिन कुछ तो बच्चों ने जाना होता है ना, फिर गेड़ी रूट पे भी जाना होता है, मिलना भी होता है, तो वो उसके लिए बच्चों ने जो जाना है वो अलग है, उसको इसमें लिंक ना करें। लेकिन उसके साथ अगर आप देखें फुटफॉल कम हो रही है, आपके पास सारे एडवांटेजेस हैं फोन के जरिए, मोबाइल के, अपना लैपटॉप के जरिए सामान खरीदने के, आपके घर में डिलीवर होने के, कोई चार्जेस नहीं है, कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है। अभी हमने जो एक उसके ऊपर जो फोन के जरिए, इसमें लैपटॉप के जरिए हमने फर्नीचर खरीदा। अब फर्नीचर को लाने की कॉस्ट जो है, घर के अंदर ही लाने की कॉस्ट जो है, वो एक बार वो ट्रक के ऊपर लोड करके लाते हैं, वो कॉस्ट ही इतनी हो जाती है कि आदमी आपको जो कितना डिस्काउंट देते हैं और वो भी आपको मिल रही। तो ट्रेडर भाई जो मेरे यहाँ पर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को डिजिटल सिस्टम से लेंगे, वरना उनकी सेल कम होती जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज आपका बच्चा अगर कहीं बाहर पढ़ रहा है और बच्चे के अकाउंट में पैसे कम हो गए हैं, तो आपको किसी से वो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इमीडिएटली अपने फोन के जरिए आप उसको पैसे भेज सकते हैं। अभी हमने एक वो गाड़ी बेचनी थी, गाड़ी बेचने के लिए, वो मेरे को तो मालूम नहीं था, आजकल बच्चों को हमारे से भी ज़्यादा मालूम होता है। तो एक कोई वो साइट है OLX है, ये मजाक भी करते हैं कि कोई चीज़ खराब होगी जी इसको OLX पे डाल दो। अब जो वो यहाँ पे हमने पता किया, जितने पैसे से बाजार के अंदर व्यक्ति गाड़ी खरीद रहा था, तो मेरे बेटे ने कहा कि इसको पापा हम इस पे डाल देते हैं OLX पे। हमको 3 दिन के अंदर कम से कम 10 इंक्वायरीज आई, व्यक्ति खुद आया, देखा, उन्होंने अपना ऑफर करी, और जो मार्केट से मिल रहा था कम से कम 10% मेरे को उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट हुई, बिकॉज सीधा कंज्यूमर उसमें आया, मिडिल मैन बीच में नहीं आया। सो आप अंदाजा लगाएं कि आपके पास किस किस तरह की है। जो ये फ्लिपकार्ट एक तरह का है, अमेज़ॉन एक तरह का है, ईबे एक तरह का है, OLX एक तरह का है। लेकिन अगर आप वो डिजिटल पेमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो मेरा ये कहना है कि आप
अगर इस चीज़ को पूरी तरह देखें, ये एक प्रोसेस था जिसको हमने वहाँ से शुरू किया। लगभग 36,000 करोड़ रुपए की पेमेंट, ये जो पिछले महीने का था, मेरा ख्याल जो परसों तक आई है वो फिगर 1,12,000 करोड़ थी, जिसमें डिजिटल पेमेंट पे आने से जो सब्सिडियों की जो चोरी होती थी उसकी बचत जो है केंद्र सरकार कर पाई है। इतना पैसा आपका बच चुका है। ये तभी पॉसिबल है कि हम डिजिटल सिस्टम में आए। ये तभी पॉसिबल है। आपने एलपीजी सिलेंडर का देखा होगा। एलपीजी तो हर एक के घर में आता है। अब चंडीगढ़ में तो वो पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी भी शुरू हो गई है। थोड़े महीनों में आपके घर में वो पाइप के जरिए भी आ जाएगी। जैसे पानी आता है वैसे ही गैस भी आ जाएगी। मीटर लगा होगा, जितनी मर्जी गैस यूज करें। लेकिन जो उसके साथ जो एलपीजी का सिलेंडर था, ये सिलेंडर की प्राइसेस जो है वो दुनिया की मार्केट में बदलती थी। कभी 400 रुपये, 400 पे तो हमारे को मिलता था, कभी ये जाके 1,000 रुपये तक हो जाती थी। और फिर उसका जो लोगों को देने के लिए जब उसको 450, 480 रुपये पे देते थे, तो सरकार एलपीजी बनाने वाली कंपनी को वो जो 400 रुपया था वो उनको पे करती थी। हमारी सरकार ने क्या किया कि भाई ये तो 400 रुपया हम वहां पे करते हैं, तो ये रुपया तो एक तरह से किसको यूज हो रहा है, नहीं हो रहा। अब ये चेकिंग शुरू हुई कि इसको आधार कार्ड से लिंक करो भी, किस व्यक्ति के पास कितने कनेक्शंस हैं। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझे लगता है हर एक के घर में एलपीजी के 2 कनेक्शन जरूर होंगे। एम आई राइट? किसी के पास 3 होंगे, 4 होंगे। 5 से ज्यादा वाला कोई है यहाँ पे? होगा भी तो हाथ नहीं खड़ा करेगा। तो चलो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास 4 से ज्यादा वाला कोई नहीं है। कैन यू इमेजिन दिल्ली में एक मेंबर पार्लियामेंट के घर में 252 कनेक्शन थे। 252। और वो मेंबर पार्लियामेंट का नाम मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। इंडिया के जो टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट में उनका नाम आता है। अब 252 कनेक्शन उनके पास, साल के अंदर 12 सिलेंडर आपको सब्सिडाइज मिलने हैं, तो क्या आपको वो सब्सिडी लेने का अधिकार है? जब इस अधिकार से निकाला तो हमने एक वो स्कीम लेकर आए, गिव इट अप। हमने वो बटन दबा के हमने कहा कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमारी किसी गरीब बहन को आप सिलेंडर और उसको वो दीजिए जो लकड़ी के साथ चूल्हा जलाती है, और जिसको कहते हैं लकड़ी का चूल्हा जलाने वाली जो औरत है वो 400 सिगरेट्स का स्मोक रोज करती है। दिस इज व्हाट दी डॉक्टर्स से। तो उसको देने के लिए अभी थोड़े दिन पहले ही 2 करोड़ महिलाओं को वो मिल चुका है। वहां से हमने वो पैसा निकाला, 16,000 करोड़ रुपए की वहां से बचत करी। आपके अकाउंट में सब्सिडी डायरेक्ट आती होगी केंद्र सरकार से, आती है जी, सबके खाते में आती है ना। ये क्यों आनी शुरू हुई? क्योंकि आपका खाता है और सरकार चाहती है कोई भी सब्सिडी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी भी यूजर के अकाउंट में डायरेक्ट जाएगी, वो किसी भी और अकाउंट से घूम के नहीं आएगी, कैश में नहीं जाएगी, किसी सरकारी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। अब इसका अंदाजा लगाकर देखिए इसका फायदा कितना हुआ। तो मेरा मानना है कि जो इसको प्रमोट करने के लिए सरकार इतना कुछ कर रही, अगर आज का आपने अखबार पढ़ा हो, कल का शाम का टीवी देखा हो, राष्ट्रपति ने कल वो प्राइजेस निकाले हैं जिन्होंने डिजिटल पेमेंट्स करी। हजारों लोगों को वो प्राइजेस दिए गए। एक हमने हर स्टेट के अंदर ये हुआ, ऐसे डिजी मेला हुआ था, मेरे कुछ मित्र शायद देखा हो, जो परेड ग्राउंड सेक्टर 17 में हमने वहाँ पे किया था और गवर्नर साहब ने वहीं पे वो निकाला था। 1000 लोगों को उसी दिन इनाम दिया गया था। अब केंद्र में वो राष्ट्रपति जी वो कर रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट देखिए, एक निचले से निचले एक व्यक्ति से लेके राष्ट्रपति तक इस चीज के लिए इन्वॉल्व कर रहे हैं।
अगर मेरे साथी कोई यहाँ बैठे हुए जिसने डिजिटल के साथ लिंक नहीं किया, आप कहीं ना कहीं, वो कहते हैं द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द स्लोएस्ट कंपार्टमेंट। इतनी इंग्लिश तो सबको समझ आ गई होगी। मानते हैं मेरी बात? देश के सिस्टम की स्पीड, देश के आगे बढ़ने की स्पीड जो है, वो देश के उस नागरिक के ऊपर निर्भर करती है जो नागरिक सबसे धीमा चल रहा है। तो क्या हम आज इसको आपस में ये फैसला करें कि मैं वो धीमे से धीमा नागरिक नहीं होऊंगा, मैं इस ग्रोथ इंजन में एक इंजन का काम करूंगा, एक कंपार्टमेंट का काम नहीं करूंगा। ये फैसला आज आपने करके जाना। मेरी आपसे विनती है कि ये विषय मेरे लिए इतना गंभीर है, इतना इंटरेस्टिंग है, मैं आपको हजारों एग्जाम्पल्स दे सकता हूं, लेकिन समय की मर्यादा और समय के अंदर रहना भी, ये भी ज़रूरी है। मेरी आपसे एक बार पुनः विनती है कि जिन व्यक्तियों ने ऐसा नहीं किया है, आज शाम ढलने तक अपने फ़ोन के साथ अपने आप को भीम ऐप के साथ लिंक करें, और जिन्होंने लिंक कर लिया है वो कम से कम 10 लोगों को ज़रूर पढ़ाएं, और जो आज करेंगे वो कल से वो 10 लोगों को पढ़ाने का काम कर लें। देखिए कि देश कोई मेरा अकेला नहीं है, देश हमारा सारों का है, और अगर हम सारे मिलके काम करते हैं, एक बार मोदी जी ने कार्यक्रम में बोला था कि अगर 125 करोड़ लोग एक एक स्टेप रोज लें तो मेरा देश जो है वो 125 करोड़ स्टेप्स से रोज आगे बढ़ता है। और ये इतनी एक सुंदर व्याख्या है। हम लोग सोचते हैं कि यार मेरे करनल की होना है, ये इस सोच से हमें बाहर आना पड़ेगा। और जिस दिन मैं बदल गया उस दिन देश बदल गया, जिस दिन मेरी सोच बदल गई उस दिन देश आगे बढ़ गया। अगर ये सोच के हम सब लोग काम करते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे देश को दुनिया के सारे देश, चाहे जितने भी बड़े हैं, वो भी झुककर सलाम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।